द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 2 पार्ट को पढ़ लिया है। ये इस चैप्टर का 6वां वीडियो है, 6th। और इसमें इन 6 वीडियोज़ में हम लोगों ने टोटल इस चैप्टर के 2 बड़े पार्ट को कवर किया है। चैप्टर में टोटल 6 पार्ट है। पहला पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने 1789 से 1815 तक का पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा। उसके बाद आइडिया ऑफ कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने नेपोलियन के बारे में पढ़ा कि नेपोलियन 1799 में आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ा और इस तरह से हम लोग 1815 तक पहुँचे। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने यूरोप में जो सोसाइटी में बदलाव आया इसके बारे में पढ़ा। इसकी टाइमिंग थी 1750 से लेकर के 1815 तक की, और फिर 1815 से लेकर के 1834 तक की हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी और ये जाना कि पूरे यूरोप में सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस तरह से बदला। अब हम लोग जो इस चैप्टर के 3rd पार्ट को पढ़ेंगे और ये कंटिन्यू होगा 1815। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि नेपोलियन ने 1799 में फ़्रांस को अपने कब्ज़े में ले लिया और इसके बाद से फ़्रांस को इसने अपने अकॉर्डिंग चलाया, और ये टाइमिंग 1799 से लेकर के 1815 तक चली। 1815 से 1830 का जो एज था ये बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि इस टाइम में कंज़र्वेटिज़्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला, और कंज़र्वेटिज़्म के साथ साथ रिवॉल्यूशनरीज़ जो थे, जो नेशनलिज़्म, डेमोक्रेसी, इन सब के सपोर्टर थे, इन लोगों ने भी अपने आइडियाज़ को सेक्रेट ग्रुप बना करके प्रचार किया। ऐसा हुआ कि 1815 में नेपोलियन को 4 डिफरेंट अलग अलग किंग्स ने, जिनमें से ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया और ग्रेट ब्रिटेन ने मिल करके जॉइंटली नेपोलियन को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया। ये सभी कंट्रीज़ जो थी कंज़र्वेटिज़्म के सपोर्ट में थी, मतलब कि ये लोग किसी तरह का बदलाव पसंद नहीं करते थे। ये लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, अपोज़र थे, और ये लोग ऑटोक्रेटिक रूलर के सपोर्टर थे। तो यहाँ से फ्रांस फिर से ऑटोक्रेटिक रूल के दौर में चला गया। इन सभी रूलर्स ने मिलकर के ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन की गई। इन चारों कंट्री ने इसमें साइन किया और फ्रांस से रिलेटेड बहुत से डिसीज़न लिए, और फ्रांस को इन लोगों ने बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ताकि आने वाले फ्यूचर में दोबारा फ्रांस को ऐसा वहाँ पर कोई बात ना हो जिससे कि फिर रिवॉल्ट हो, और रिवॉल्ट होने के बाद ये यूरोप को डिस्टर्ब करे। नेपोलियन को हराने के बाद इन कंट्रीज़ ने सबसे पहला जो काम किया वो था बॉर्बन डायनेस्टी को 1815 में फिर से रिस्टोर कर दिया गया। फ्रांस में फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दिया गया। चर्च को पावर फिर से मिल गया, और साथ ही साथ वहाँ पर डेमोक्रेसी को एंड कर दिया गया। कंज़र्वेटिव्स लोग ऑटोक्रेटिक रूल के सपोर्टर थे। ये लोग चाहते थे कि पावर एक आदमी के हाथ में हो। ये लोग क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते थे, और साथ ही साथ ये लोग स्ट्रिक्ट सेंसरशिप के सपोर्ट में थे, यानी इनके अगेंस्ट में कोई नहीं लिख सकता है। ट्रीटी ऑफ वियना जो इन चारों कंट्रीज़ के बीच में हुई थी, इसके प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया को कुछ अलग अलग एरियाज़ मिले। जैसे प्रूशिया को वेस्टर्न बाउंड्रीज़ पर न्यू टेरिटरीज़ मिली, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल मिल गया, रशिया को पोलैंड मिला। फ्रांस की बाउंड्रीज़ में के आसपास नए स्टेट इस्टेब्लिश किए गए। तो इस तरह से इन चारों कंट्रीज़ ने, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने फुल्ली ऑटोक्रेसी को यूरोप में फिर से इस्टेब्लिश कर दिया। ये लड़ाई जो थी नेपोलियन से उनके एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी, क्योंकि अगर ये लड़ाई
नहीं ये लोग करते, वॉर नहीं करते, तो हो सकता था कि आने वाले टाइम में जो नेपोलियन ने कंसेप्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का, ये और तेज़ी से फैलता और इन लोगों के रूल को ख़त्म कर देता। इसलिए इन चारों ने जॉइंटली मिलके नेपोलियन को हराया, ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वाला कंसेप्ट यूरोप में नहीं फैले। ये तो बात हुई कंज़र्वेटिज़म की। कंज़र्वेटिव के अलावा सोसाइटी में एक और लोग थे, वो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो कि 1815 में नेपोलियन के हार जाने के बाद फुल्ली अंडरग्राउंड हो गए थे और इन लोगों ने अपना काम चालू रखा था। इन लोगों का जो आइडियाज़ था नेशन स्टेट का, नेशनलिज़म का, डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, इसको इन लोगों ने बरकरार रखा। 1815 के बाद जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे, यानी कि एजुकेटेड मिडिल क्लास, इन लोगों ने सेक्रेट ग्रुप बनाया और सेक्रेट ग्रुप बना करके अपना जो इन लोगों का आइडिया था, इसको इन लोगों ने फुल्ली प्रचारित किया। जहाँ एक तरफ ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया और ग्रेट ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि उन लोगों ने डेमोक्रेसी को फुल्ली जो है ख़त्म कर दिया है, उन लोगों की ये जो है एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरीज़ जो थे, ये लोग पहले फ्रांस तक लिमिटेड थे, लेकिन नेपोलियन के हारने के बाद ये लोग अंडरग्राउंड हो गए और सेक्रेट सोसाइटी जब बनाना शुरू किया तो ये लोग पूरे यूरोप में सेक्रेटली फैल गए और जहाँ भी ये लोग गए तो वहाँ पर इन लोगों ने नेशन स्टेट, नेशनलिज़म, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, राइट्स, इन सब के कंसेप्ट को लोगों तक पहुँचाया। और लोगों इन रिवॉल्यूशनरीज़ में हम लोगों को एक रिवॉल्यूशनरी का नाम जानना है, इसका नाम है ग्यूसेपी मैज़िनी। इसने 2 सेक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव बन के आता है कि मैज़िनी के द्वारा बनाए गए सेक्रेट ग्रुप का नाम बताएं, तो इसका आंसर होगा यंग इटली और यंग यूरोप। ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के तीसरे पार्ट को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 1815 से 1830 के बीच में जो बदलाव हुए यूरोप में, उसको पढ़ा।